प्रदीप जी, ममता बनर्जी का तो एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी, एक 10 साल का राज है प्रधानमंत्री मोदी का, क्या उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी, क्या इसकी भी एक लड़ाई पश्चिम बंगाल में होते आप देख रहे हैं? तो हम लोगों को ये मान सकते हैं कि ममता बनर्जी फाइटर है। उनके जैसी और कोई नेता विपक्ष में मुझे दिखाई नहीं देता किसी राज्य में। बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी कमजोरी है कि कोई राज्य स्तर का उनके पास पॉपुलर लीडर नहीं है। ये लड़ाई इस तरह, इस मायने में अगर देखें तो एक तरह से असंतुलित हो जाती है। उसके संतुलन के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को उतरना पड़ता है। ये लड़ाई ममता बनाम जो है मोदी होती है। अब ये देखें कि 2019 से 2024 के बीच में फर्क क्या आया है। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत नहीं था। लोकल लीडरशिप तो थी ही नहीं, अब भी नहीं है, संगठन भी बहुत मजबूत नहीं था। तो 2 सीट से वो 18 सीट पर पहुंची और ऐसी सीटें जीती जहां 2014 में 6% 7% वोट मिला था। तो इतनी लंबी छलांग 2018 में बीजेपी ने लगाई। तब से अब में दो बड़े अंतर आए हैं। एक, शुवेंदु अधिकारी के आने से ममता बनर्जी को जहां नुकसान हुआ है, बीजेपी को फायदा हुआ है। एक संगठन का आदमी जिसने ममता बनर्जी जब 200 से ज्यादा 215 सीटें जीत रही थी, तब उनको विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से हरा दिया। ठीक है, तो उसका एक बड़ा अंतर है कि बीजेपी का संगठन 19 के मुकाबले ज्यादा तैयार है, ज्यादा संगठित है। पिछली बार तो कई ऐसे बूथ थे जहां बीजेपी को बूथ वर्कर नहीं मिले। इस बार वो स्थिति नहीं है। दूसरा, 2019 का चुनाव अगर आपको याद हो तो बीजेपी ने शुरू किया था आरोप लगाने का कट मनी का। ममता बनर्जी ने तुरंत रिएक्ट किया और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे जिन्होंने कट मनी लिया था, उनसे वापस करवाया पैसा। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो हुआ ये कि लोगों ने सरकार के भ्रष्टाचार से ममता बनर्जी को अलग कर दिया। ये पार्टी के कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ममता बनर्जी का इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं। अब ये मामला नहीं रह गया। ये जो भर्ती घोटाला जिसका ईश्वर जिक्र कर रहे थे, शिक्षक भर्ती घोटाला, और उसके बाद मंत्रियों के घर से जो नोट मिले, जो लोगों ने टेलीविजन पर देखा है, उसका असर पड़ा है। वो भ्रष्टाचार जो है वो ममता बनर्जी की, उसकी आंच ममता बनर्जी तक पहुंच गई है। दूसरा, जो संगठन में बदलाव हुआ है बीजेपी के, उसका फायदा उनको मिला है। 2021 के विधानसभा चुनाव से सबक सीखा है। पर ममता बनर्जी भी, जो आप ये कह रहे हैं, वो भी एक विक्टिम कार्ड भी खेल रही हैं। जब बीजेपी ताल ठोकती है भ्रष्टाचारी की जगह जेल में ही है, तो शारदा स्कैम सबसे बड़ा स्कैम अगर पश्चिम बंगाल का देखें, उसमें मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी दोनों के नाम थे। उन पर कितनी गाज गिरती है, या टीएमसी के नेताओं पर ही गिरती है, या कोई जज रिटायर होते हैं हाई कोर्ट से और वो बीजेपी के उम्मीदवार बन जाते हैं। राज्यपाल को लेकर भी जिस तरह की खुल्लम खुल्ला लड़ाई, वो नूरा कुश्ती नहीं हो रही, या पक्षपातपूर्ण रवैया, जनता किसको मानती है? क्या लड़ाई इस पर भी अटकेगी या अटकी हुई है प्रदीप जी? नहीं, अटक सकती है। सवाल यह है कि मुद्दा कितना नीचे तक पहुंचता है, उस पर लोगों का परसेप्शन क्या बनता है, इस पर निर्भर करेगा कि ये लड़ाई नीचे तक पहुंचे। तो परसेप्शन की भी लड़ाई है। परसेप्शन किसके फेवर में जाता दिख रहा है अब? देखिए, ये दिलचस्प है पश्चिम बंगाल की। प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, भर्ती घोटाला बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण देखता हूं, प्रधानमंत्री के और सब लोगों के भाषण देखता हूं, तो उसमें नंबर 1 का मुद्दा भ्रष्टाचार होकर निकल के नहीं आता। नंबर 1 का मुद्दा हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा है। अभी भी कह रहे हैं बांग्लादेश बना देंगे, ये वो सब, यही हिंदू मुसलमान चल रहा है। ममता बनर्जी को पहले से ये मालूम था कि ये होगा, उन्होंने पूर्वानुमान लगा लिया था। इसलिए उन्होंने काफी पहले से ही पाले के दोनों तरफ सरकारी पैसा देना शुरू किया।
उन्होंने मुसलमानों की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके जो धार्मिक कार्यक्रम हैं, उनको भी वित्त पोषित किया सरकार की तरफ से, और हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम हैं उनको भी पूरी ताकत से वित्त पोषित करना शुरू किया। तो वो जो कम्पिटिटिव कम्युनलिज्म होता है ना, उसको बीजेपी का हिंदू कार्ड और ममता का मुस्लिम तुष्टीकरण, ममता का मुस्लिम तुष्टीकरण बीजेपी कहती है, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से पिछले 3 साल से लगातार दोनों को साधने की, कि वो दोनों को साधें। वो बाकायदा एक हिंदू कार्ड भी लगातार खेल रही है। जाहिर है भाजपा तो उसको कहेगी नहीं, लेकिन वहां के जानकार रखने वाले लोग लगातार हिंदू कार्ड। अगर बीजेपी केवल मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोर देती, जो प्रदीप जी ने कहा है, तो ममता बनर्जी को काफी बैकफुट पर जाना पड़ता, बचाव पर जाना पड़ता। लेकिन बीजेपी का तो जैसे कि आदत है कि वो हिंदू मुसलमान जब करना शुरू करती है तो बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। अब वो भ्रष्टाचार का जिक्र वगैरह करते हैं, लेकिन उसको इतना रेखांकित नहीं हो पाता। रेखांकित हो रहा है हिंदू मुसलमान का सवाल, उसका बंदोबस्त ममता बनर्जी ने पहले से काफी कर लिया है। दूसरी बात, जो कांग्रेस का और वामपंथियों का वोट था, खासतौर से वामपंथियों की तरफ से इस बार एक सचेत और जबरदस्त कोशिश लग रही है कि वो अपना वोट खींचें और अपने आप को दोबारा एक ताकत के रूप में स्थापित करें। पहले जो पहले राम और पहले वाम की बात जो थी, उनको वापस लाने की कोशिश, कुछ नहीं है। कितना वो कर पाते हैं वापस वो दूसरी बात है, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश है, योजना है कि इसको हम खींचें। तो वो भी भाजपा को जो वोट मिल गया था, वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को पहले की तरीके से सुविधापूर्वक नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल जो अभी तक मुझे सीधा जवाब नहीं मिला, इस लड़ाई में कौन आगे है? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारे लिए सबसे बड़ी रिकवरी स्टेट उत्तर प्रदेश है। अब उसने उस बात को थोड़ा मंद स्वर में कहना शुरू किया है, उतने जोरदारी से नहीं कहती है। अब वो कह रही है कि सबसे बड़ी रिकवरी स्टेट जो है वो पश्चिम बंगाल है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिकवरी स्टेट किस तरीके से बदल रही है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रिकवरी होगी। रिकवरी क्या मतलब 18 से ऊपर बीजेपी जाती दिख रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा तो वो 18 सीटें जीत सकती है अपने, मतलब उतना ही छू पाएगी, उससे ऊपर आप कह रहे हैं। ये आपका मानना है, पर ये स्विंग स्टेट है। हम लगातार कह रहे थे बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तय यही करेंगे 4 जून के नतीजे किसकी सरकार। 4 जून के बाद बड़ा मंगल किसका होगा, ये भी तय होने वाला है। बहुत सारी राय आपकी आ रही हैं, कुछ साझा की हैं, कुछ और साझा करूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।